हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के वीडियो में हम लोग कुछ LIC-AAO के फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस काफी कॉमन है और इनसे आपका वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों टेस्ट होता है। आपको मालूम है कि इन क्वेश्चन से आप बहुत आसानी से और कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं। LIC-AAO पेपर में इंग्लिश का लेवल आसान ही होता है, इसलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें जो है बहुत डिफिकल्ट लेवल के वर्ड्स या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं। ड्यूरिंग द मंथली मीटिंग द कंपनी प्रेसिडेंट विल प्रेजेंट एंड डैश टू द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है, बेसिकली आपको सबसे पहले ग्रामर की ओर देखना होता है। बेसिक चीजें जैसे कि आर्टिकल्स या पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एन का इस्तेमाल किया गया। ड्यूरिंग द मंथली मीटिंग आप देख सकते हैं द कंपनी प्रेसिडेंट विल प्रेजेंट एन। आपको मालूम है कि एन के बाद जो है कोई वावल बेस्ड साउंड का वर्ड वर्ड ही हम यूज कर सकते हैं, जो कि A E I O या यू का साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पे केवल दो ऑप्शन है, एक्कोलेट और एम। अब क्या सवाल यह है कि एम प्रेजेंट किया जा सकता है? एम का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एक्कोलेट का मतलब क्या होता है? अवार्ड। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा दो, ऑप्शन टू एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब होता है अवार्ड, जैसा हम देख चुके हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Staring up at the odd looking statue with a puzzle, the children dash who made it and what it stood for. कई बार जैसा कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, इसके ऑप्शंस में अगर आप देखें तो बहुत मिलते जुलते हैं। वंडर, वंडर्ड, वंडरिंग, एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म है। फर्क क्या है? केवल पार्ट ऑफ स्पीच का फर्क है। आपका बेसिक जो है नॉलेज पार्ट ऑफ स्पीच का, वो टेस्ट किया जाता है। आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, आप मेन सेंटेंस में जाके देखेंगे कि उसका कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स हमें टेंस बताते हैं, यानी टाइम फ्रेम। तो इनसे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों जगह इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये तो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जिसके साथ एक और वर्ब चाहिए, मेन वर्ब। ये ING फॉर्म है वर्ब। ठीक है, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दूसरा ही है, तो आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंस द गोल इज अ टफ वन, यू विल नीड अ डैश लॉट ऑफ डैश टू रीच इट। अब इसमें क्या आएगा? कभी कभी जैसा हम देख सकते हैं इन क्वेश्चंस में, आपका पार्ट ऑफ स्पीच तो टेस्ट किया जाता है, बेसिक इंग्लिश का। आर्टिकल्स भी हमने देखा था क्वेश्चन में। बेसिक ग्रामर के रूल्स, बेसिक वोकैबुलरी और बेसिक कॉन्टेक्स्ट टेस्ट किया जाता है। अब गोल जो है, यहाँ पे आपको हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक की वर्ड होगा जो कि आपको बताएगा कि ब्लैंक में क्या आ सकता है। क्योंकि वो बोलेंगे सिंस, और लिंकिंग वर्ड जो है, बाकी जो वर्ड है वो क्या बता रहे हैं? कनेक्टर वर्ड्स। सिंस, क्योंकि गोल जो है वो मुश्किल है, तो इसके लिए क्या चाहिए? यू विल नीड अ लॉट ऑफ, क्या चाहिएगा आपको? मेहनत चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए ना जो उसको लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कैसा हमें वर्ड चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ, जैसे हार्ड वर्क हो सकता है, ठीक है, एफर्ट्स हो सकता है। तो ये सारे जो जो भी वर्ड आएगा यहाँ पे, लॉट ऑफ समथिंग होगा, तो यहाँ पे नाउन ही चाहिए। तो अब देखिए, क्या जीलस नाउन है? जीलस का मतलब क्या होता है? पहली बात, जील का मतलब होता है जोश, और जीलस इसी का एडजेक्टिव फॉर्म में, इसका मतलब है जोशीला। जेलस तो आप जानते हैं कॉमन वर्ड है। देखो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का भी इस्तेमाल जानबूझ के डाला था। जेलस का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, ईर्ष्या करने वाला। लेकिन जेलसी एक नाउन है, ठीक है। थर्स्टी जो है एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति प्यासा है। एंगर अपने आप में एक नाउन है। तो पहली बात तो आपको एक नाउन ही, तो एडजेक्टिव हो नहीं सकता।
ठीक है, बाकी आप एडजेक्टिव हटा दीजिएगा। जील भी एक नाउन है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? अगर लक्ष्य अगर कठिन है तो आपको क्या चाहिए? जोश चाहिए, गुस्सा चाहिए, या जेलसी चाहिए? तो जाहिर सी बात, हमें को पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किस तरह का वर्ड आपको चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। इसको कहते हैं टोन। तो इसलिए हमें यहां पे जील ही आना चाहिए, जो कि इसका आंसर है। तो देखिए, आप कितनी आसानी से, अगर आप बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और आप सेंटेंस को ढंग से पढ़ते हैं, कीवर्ड्स के लिए, लिंकिंग वर्ड्स के लिए आपको देखना है कि जैसे जो वर्ड्स हैं जो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि सिंस, हाउएवर, बट, इनको भी आपको गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन देते हैं सेंटेंस को। दिस ऑफुल ट्रैफिक इज डेफिनेटली गोइंग टू डैश आवर ट्रिप। अब इसमें ये बात भी सही है कि अगर आपका वोकैब आपका बहुत लो है और आपको वर्ड्स के मीनिंग समझ ही नहीं आते, फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बिना मुश्किल होगा। ऑफुल का मतलब होता है बैड, वेरी बैड, बहुत बुरा, बैड सिचुएशन को ऑफुल बोलते हैं। या ऑसम, देखिए इसका ऑपोजिट होता है। ऑसम पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑफुल एक बहुत बैड होता है। तो ये कह रहे हैं कि बैड ट्रैफिक, दिस ऑफुल ट्रैफिक इज डेफिनेटली गोइंग टू डैश। अगर ऐसा कोई ट्रैफिक अगर होता है, बैड ट्रैफिक, तो आपके उसमें क्या होगा? हैम्पर का मतलब होता है स्पॉइल करना, ठीक है। डम का मतलब करना होता है थ्रो अवे। हैम्पर्ड इसी का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, पास्ट फॉर्म है। ब्यूटीफाई का मतलब आप जानते हैं, सुंदर बनाना। और इलेबरेट का मतलब करना है टू डिटेल, डिटेल्ड, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। अब पहली बात तो गोइंग टू, टू के बाद क्या आता है? गोइंग टू, टू के बाद क्या आता है? ये कोई ना कोई वर्ब ही आएगा। यहाँ पे कोई ना कोई हमें वर्ब चाहिए, तो 100% बात है। तो यहाँ पे जो है डंप वैसे तो है, लेकिन हैम्पर्ड जो है ये वर्ब नहीं है, ठीक है। इलेबोरेट एक एडजेक्टिव है, ये भी वर्ब नहीं है। ब्यूटीफाई एक वर्ब है, डम भी एक वर्ब है, लेकिन हमें क्या, अगर ट्रैफिक अगर खराब होगी तो आपका ट्रिप क्या होगा? ट्रिप थ्रो अवे तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ब्यूटीफाई तो होने का कोई मतलब नहीं है, हमें कोई नेगेटिव ही वर्ड चाहिए, तो वर्ड, ये इसका आंसर होगा हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है स्पॉइल, ठीक है। सो दिस ऑफुल ट्रैफिक इज डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर आवर ट्रिप टू द बीच। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑल्दो शी इज डैश वेल राउंडेड। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है इस क्वेश्चन का। राशि इज डेफिनेटली अ मच स्ट्रॉन्गर रीडर देन शी इज अ मैथमेटिशियन। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको मदद करेंगे ब्लैंक को भरने के लिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अब क्या है, इसमें क्या है कि आपको बिना ऑप्शन देके पहले आपको उन कीवर्ड्स को तलाशना होगा, उसके हिसाब से आपको वर्ड का एक आइडिया होना चाहिए, उसके हिसाब से आप ऑप्शन में जाके एलिमिनेट करते हैं। ऑल्दो शी इज डैश वेल राउंडेड। अब वेल राउंडेड के पहले तो कुछ भी आ सकता है, फिजिकली वेल राउंडेड बोल सकते हैं, यानी किसी चीज में बहुत प्रतिभाशाली होना। वेल राउंडेड मतलब आप पता ऑल राउंडर होना, ठीक है। लेकिन ये हम अपनी तरफ से गैस नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते। आपको सेंटेंस को पढ़ के उसके कीवर्ड और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको अनुमान लगाना होता है कि कौन सा वर्ड आ सकता है। तो शी इज डेफिनेटली अ मच स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे क्या, रीडर देन शी इज ए मैथ। अब ये सब पढ़ाई लिखाई की बातें, आप देखो बहुत अच्छी पढ़ाई में है, रीडर है और मैथमेटिशियन है, तो ये सब क्या चीज है? फिजिक्स की बात है पहली बात। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेल राउंडेड अपने आप में जो है एक एडजेक्टिव है। अब इसके बाद जो आएगा ये, इसको भी एडवर्ब ही आएगा ना, और एडवर्ब के आखिरी में एल वाई भी आता है, तो यहाँ पे ये इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा। तो एकेडमिक तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये भी एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन अब चांस की बात है कि यहाँ पे बाकी में भी एल वाई लग रहा है, तो यहाँ पे किस तरह की बात हो रही है? आप सोचिए, एकेडमिक बात हो रही है, पॉलिटिकल, फिजिकल, फिलोसफी, किस तरह से बात हो रही है? जब ये मैथ्स की बात है, पढ़ाई की बात है, तो एकेडमिक्स की बात है। आप देख सकते हैं इसमें पॉलिटिक्स की तो कोई बात नहीं, फिलोसफी की कोई बात नहीं है, या कोई फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक जो है जैसे कि हेल्थ की कोई बात नहीं है। तो हमारा आंसर बहुत क्लियरली
आपको बस गौर से पढ़ते रहें, थोड़ा सा बेसिक ग्रामर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन स्कोर क्विकली इन दीज क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर्स डिस्क्राइब दीज चैट्स एज एसेंशियल इन बिल्डिंग अप रैपो। इसको रैपो पढ़ते हैं, आर साइलेंट होता है, एंड ट्रस्ट। रैपो का मतलब होता है विश्वास एंड ट्रस्ट विद द पार्टिसिपेंट एंड फॉर डैश देयर कंसर्न्स। अब इस सेंटेंस को गौर से पढ़ना होगा। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल एलओडी थोड़ा सा और ऊंचा हो गया है क्योंकि वर्ड्स भी थोड़े से खतरनाक है, डरावने से लग रहे हैं आप अगर ऑप्शन की तरफ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन को कभी ना पढ़ें, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ें। तो कहें कि इंटरव्यू कहते हैं कि ये जो चैट्स हैं, हम जैसे कि कस्टमर केयर वाले चैट करते हैं ना, आपने देखा होगा, आपका फीडबैक लेने के लिए एसेंशियल इन बिल्डिंग अप रैपो। या चैट का मतलब बातचीत भी हो सकता है क्योंकि इंटरव्यूअर्स की बात है। इन बिल्डिंग अप रैपो, आपस में एक विश्वास और रैपो एक तालमेल बिठाने के लिए, रैपो का मतलब तालमेल विश्वास होता है, विद द पार्टिसिपेंट एंड फॉर। अब ये जो है आपको हमेशा देखना चाहिए कि ये जो वर्ड्स हैं उनका टोन क्या है, टोन का मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये जो ट्रस्ट है, विश्वास की बात है, तालमेल की बात है, तो ये पॉजिटिव है। और एंड हमेशा ध्यान रखना बड़ा डेमोक्रेसी वाला होता है। एंड जो है समान सेम आइडियाज को, सेम ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को ऐड करता है, यानी उनको साथ में रखता है। ठीक है, तो एंड कभी भी चीजों को, बराबर की चीजों को ही जोड़ता है। तो यहां पे पॉजिटिव, तो यहां पे भी हमें पॉजिटिव ही शब्द चाहिए। यदि आपको वर्ड का थोड़ा भी मीनिंग का आइडिया है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप एलिमिनेशन के द्वारा आराम से आप आंसर, काफी हद तक आप जो है सही आंसर गैस कर सकते हैं और सही आंसर ढूंढ सकते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते, जैसा कि हम कुछ कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं और कुछ ज्यादा भी। एंड फॉर, लेकिन ये एक बात ध्यान रखने की, LIC AA में ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो बहुत मैनेजेबल होता है। और यदि आपको रीडिंग की आदत है, आप प्रैक्टिस करते हैं, हमारी वेबसाइट में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते, तैयारी करते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। एक्सेसर्बेट का मतलब होता है बुरा करना, टू वर्स, टू मेक वर्स, है ना, कि सिचुएशन को बुरा बनना। हुडविंग का मतलब होता है चीट करना। एलिवेट का मतलब होता है बेटर करना, किसको, किसी बुरे सिचुएशन को बेटर बनाना। बेटर अ बैड सिचुएशन, ये केवल बैड सिचुएशन को अगर थोड़ा सा इंप्रूव करना है उसके लिए एलिविएट वर्ड होता है। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। और स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना, यानी बहाना या खर्च करना। ठीक है, तो अब यहां पे जो है थोड़ी सी वोकैब जरूरी है। इस क्वेश्चन में वर्ड्स का भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम एलिमिनेशन के द्वारा भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमने देखे कि इसमें दो पॉजिटिव वर्ड थे, हमें एक पॉजिटिव वर्ड की ही जरूरत है यहाँ पे क्योंकि एंड से जुड़ा है। तो ये जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। ये पोस्टपोन करना भी कोई बहुत पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है, और ना नेगेटिव वर्ड है, कहना मुश्किल है। पोस्टपोन करना भी एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन पोस्टपोन करना एक अच्छे के लिए भी हो सकता है। वेस्ट करना भी एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए भाई। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इंप्रूविंग अ बैड सिचुएशन। देखिए जो है फॉर एलिवेटिंग देयर कंसर्न, क्योंकि कंसर्न अपने आप में एक बैड चीज है। कंसर्न, जो पार्टिसिपेंट होता है, जो इंटरव्यू में आता है, वो परेशान होता है, उसके मन में कोई परेशानी है, कुछ नेगेटिव फीलिंग है, मान लो कि वो शर्मा रहा है, घबरा रहा है, तो उसको कम करना, टू इंप्रूव अ सिचुएशन, इसलिए यहाँ पे एलिविएट ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा एलिविएट, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए और बाकी वर्ड्स या तो नेगेटिव हैं या कम से कम जो है वो पॉजिटिव, उनका इंपैक्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, दिस इज अ पार्शियल पिक्चर दो and tends to dash the proportion of rural migrants who settled in urban areas। एक और बार हमें ये देखना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा, इसमें कौन सा वर्ड है जो हमें मदद करेगा, वो है पार्शियल पिक्चर। वो कह रहे हैं कि पार्शियल पिक्चर, दिस इज अ डैश पिक्चर। इस सेंटेंस को समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि जो प्रोपोर्शन है
रूरल माइग्रेंट, जो गांव से लोग शहरों में जो माइग्रेट कर जाते हैं, और गांव से लोग शहरों में अर्बन हु सेटल, जो शहरों की तरफ पलायन कर गए और वहां बढ़ गए, उनकी संख्या, उनका जो प्रोपोर्शन है, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये उसका कंप्लीट पिक्चर नहीं है, पार्शियल पिक्चर। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एंड फिर आ गया यहाँ पे, इसका मतलब इससे मिलती जुलती इसी बात को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। दो टेंड्स टू डैश, तो ये क्या करेगा, डेटा को जो है, इस तरह के डेटा को क्या करेगा। पहली बात, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हमें यहां पे क्या चाहिए, टू, फिर आ गया टू, टू आप देख सकते हैं, तो टू के बाद हमें वर्ब भी चाहिए। तो यहां पे वर्ब कौन सा है, सल्की एक एडजेक्टिव है, एग्जैजरेट एक वर्ब है, ग्लूमी एक एडजेक्टिव है, इंडोमिटेबल भी एक एडजेक्टिव है, और कॉम्प्लीमेंट भी एक एडजेक्टिव है। आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो आई वाला होता है, इसका मतलब होता है एक प्रेजिंग रिमार्क। व्हेन यू प्रेज, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, प्रेजिंग रिमार्क, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सल्की का मतलब होता है जो कंप्लेंट करता है, कंप्लेनिंग। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, बढ़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलने को एग्जैजरेट बोलते हैं। ग्लूमी का मतलब बहुत दुखी होता है, बेहद दुखी। और इनडोमिटेबल, वैसे तो ये हम, ग्लूमी का मतलब होता है बहुत दुखी और परेशान और नाराज, और इनडोमिटेबल का मतलब होता है जिसको हम हरा नहीं सकते, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। तो अगर आप एलिमिनेशन के हिसाब से देखें तो हम सारे ही एलिमिनेट कर चुके हैं, इसमें आंसर केवल दूसरा ही आता है, एग्जैजरेट। और एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को दिखाना, जो कि इसका मतलब, क्योंकि, और ये जो पार्शियल पिक्चर है, इससे ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने डेटा को फर्ज किया है, उन्होंने डेटा असली जो है हालात नहीं दिखाए हैं। तो इसका आंसर है एग्जैजरेट। कंप्लीट सेंटेंस जो सही, पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ें तो ये है, दिस इज ए पार्शियल पिक्चर दो एंड टेंड्स टू एग्जैजरेट, यानी कि उन्होंने जो है नंबर ऑफ रूरल माइग्रेंट्स जो कि अर्बन एरियाज में गए हैं, उनको कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बेसिक ग्रामर, वोकैबलरी को इंप्रूव करके आप इन क्वेश्चंस में, इस पेपर में बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट में जाइए, जो यहाँ पे दिया हुआ है, और आप बहुत सारे, आपको फ्री में आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। आई एग्जाम भी कमिटेड है आपको हेल्प करने के लिए। वी हेल्प यू टू लर्न 50% फास्टर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much for watching.